तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल, सनातन धर्म को बताया डेंगू मलेरिया, अब बीजेपी ने घेरा। संसद के विशेष सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, लोकसभा राज्यकाल सचिवालय ने दी अहम जानकारी। मुंबई पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान, 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं सीएम नीतीश। राहुल गांधी और लालू यादव ने बिहारी अंदाज में की मटन पार्टी, प्रियंका गांधी ने की तारीफ। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री बेटे ने फिर बवाल खड़ा कर दिया है। सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उदय स्टालिन 80% आबादी की नरसंहार की बात कर रहे हैं। सीएम स्टालिन के बेटे उदय ने अपनी एक बयान में सनातन को मिटाने की बात कही थी। ये भी कहा था कि सनातन सोशल जस्टिस और बराबरी के खिलाफ है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने उदय स्टालिन का एक वीडियो क्लिप शेयर किया और कहा कि वो सनातन धर्म की मलेरिया और डेंगू से तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सनातन का विरोध नहीं बल्कि इसे मिटा देना चाहिए। मालवीय ने कहा कि साफ शब्दों में कहें तो वो 80% आबादी के नरसंहार की बात कर रहे हैं, जो सनातन को मानने वाला है। डीएमके विपक्ष गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी है और कांग्रेस की एक पुरानी साथी है। मालवीय ने पूछा कि क्या मुंबई की मीटिंग में इसी बात पर सहमति बनी थी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाले बयान पर राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा कि ये डीएमके के लिए नया नहीं है, उनके लिए अच्छी चीजें बुरी हैं और बुरी चीजें अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है। डीएमके एक सांप्रदायिक पार्टी है जो मुसलमानों और ईसाइयों के वोट बैंक पर भरोसा करती है क्योंकि वो धार्मिक रूप से वोट करते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी एमके स्टालिन के बेटे के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग समझ चुके हैं, लोगों को ज्यादा समय तक भ्रमित करके नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमने काशी तमिल संगमम का आयोजन किया था और तमिलनाडु के हर गांव में भगवान विश्वनाथ का स्मरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि सनातन शाश्वत है, इस तरह के राजनीतिक बयान से कुछ नहीं होगा। तमिलनाडु बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट की इन समुदायों के वोटों का फैसला उनके संबंधित पूजा स्थलों पर किया जाता है, जबकि हिंदू इस तरह वोट नहीं करते हैं। डीएमके कैंसर की तरह है, इसका इलाज सनातन धर्म के सिद्धांतों से किया जा सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस का रुख स्पष्ट है, हम किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं या किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। देखिए, राजनीति तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहाँ की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था की केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है, तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के बाद विशेष संसद सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। वहीं लोकसभा राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि विशेष सत्र के दौरान प्रश्नकाल या फिर निजी सदस्यों के कामकाज जैसी कार्यवाही नहीं होगी। सचिवालय के अनुसार सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने शनिवार को बुलेटिन जारी किया। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि 17वीं लोकसभा का 13वां संसद सत्र सोमवार 18 सितंबर 2023 को शुरू होगा। वहीं राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि राज्यसभा का 261वां सत्र भी सोमवार 18 दिसंबर से ही शुरू होगा। दोनों सदनों का ये सत्र प्रश्नकाल या निजी सदस्यों के कामकाज के बिना आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदस्यों को अंतिम कैलेंडर के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र की घोषणा की थी। बता दें, आमतौर पर एक वर्ष में 3 संसदीय सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश उत्सव के दौरान बुलाया गया। विशेष बैठक का आह्वान हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। नई मुंबई में बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है। नवी मुंबई पुलिस ने शनिवार को ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर 5 करोड़ के करीब कीमत की ड्रग्स बरामद की है।
नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में वासी, कोपरखेड़ने, कारघर और तलोजा पुलिस स्टेशनों के 6 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें कुल 74 विदेशी नागरिकों से पूछताछ की गई। मिलिंद भारंबे ने बताया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कुल 5 अपराध दर्ज किए गए हैं। 5 अपराधों में 14 आरोपियों के खिलाफ 3 अपराध एनडीपीसी एक्ट के तहत 898 ग्राम कोकीन, एमडी के 277 ग्राम, 6 करोड़ 90 लाख और 26,000 मूल्य के प्रतिबंधित ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 36,640 स्ट्रिप्स जब्त की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान भारत में अवैध रूप से रहने वाले आरोपियों के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी 2 अपराध दर्ज किए गए। 9 विदेशी नागरिकों के दस्तावेज गलत पाए गए। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे 31 लोगों को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। डिजिटल फॉरेंसिक जांच के लिए वाहन और मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र जब्त कर लिए गए हैं। इस दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 11 आरोपी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ पहले से विभिन्न अपराध दर्ज थे। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने बताया कि जिन फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैट किराए पर देने के बारे में पुलिस को सूचित नहीं किया, उन पर भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। गिरिराज ने कहा, नीतीश कुमार मुस्लिम परस्त राजनीति करने के लिए सरिया कानून लाना चाहते हैं। आज भी बिहार के अंदर कई स्कूल हैं जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। पढ़ाई के नाम पर यह हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से दूर रखने की साजिश है। बिहार में सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है। उनमें हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों की छुट्टियों में वो कटौती कर सके। गिरिराज ने कहा, बिहार में सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे बच्चों को संस्कृति से अलग रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये उन्हें पता नहीं लगने देना चाहते कि तीजिया किसको कहते हैं, जन्माष्टमी और नवमी किसको कहते हैं, नवरात्रि और सप्तमी क्या होता है, दिवाली और धनतेरस क्या होता है। गिरिराज ने कहा कि हिंदू जातियों में विभक्त हैं, वोट बैंक नहीं है, और जिस दिन हिंदू जातियों में एकत्रित हो गए, नीतीश कुमार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा। ये हिंदू विरोधी कानून है। बिहार की संस्कृति और संस्कार के ऊपर प्रहार है। जब लालू यादव सीएम थे तो यहाँ सिम्मी का ऑफिस था। नीतीश कुमार की सरकार में पीएफआई फल फूल रहे हैं। ये बिहार की जनता और बिहार का हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पूरे राज्य में हिंदुओं के छुट्टियों की कटौती को लेकर के हम आज विरोध दर्ज कर रहे हैं और नीतीश कुमार मुस्लिम परस्त राजनीति करके बिहार में सरिया कानून लाना चाहते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के अलग अलग नेताओं की मीटिंग आए दिन हो रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने मुलाकात की। इस दौरान लालू यादव ने राहुल गांधी को बिहारी अंदाज में मटन बनाना सिखाया। वो मटन जो केवल प्याज के ही पानी पर भुना जाता है और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला जाता। राहुल गांधी के पहुंचने पर राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने मटन को बिहार से मंगवाया है। इस दौरान राहुल गांधी और लालू यादव राजनीति पर भी बात करते हैं और लालू यादव से राहुल गांधी पूछते हैं कि आपके हिसाब से राजनीतिक मसाला क्या होता है। तो लालू यादव कहते हैं कि नेता को संघर्ष और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने हाथ से मटन में प्याज, मसाले और इत्यादि सामग्रियों को मिलाया और गैस पर चढ़ा दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव और लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी वहां मौजूद रहीं। बता दें कि राहुल गांधी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान लालू यादव और राहुल गांधी ने प्यार से मटन बनाया और एक दूसरे को खिलाया। बता दें कि इस वीडियो को 2 सितंबर के दिन राहुल गांधी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी लालू यादव से पूछते हैं कि आपने पहली बार खाना बनाना कब सीखा। इस पर लालू यादव ने जवाब दिया कि 6 साल की उम्र से वह खाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना में मेरे भाई काम करने आए थे, इस दौरान मैं उनके लिए खाना बनाता, बर्तन धोता, सब कुछ वहीं सीखा। वहीं राहुल गांधी ने इसी सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जब वो यूरोप में काम कर रहे थे तब थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया। उन्होंने कहा कि वो खाना बनाने के में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बेसिक खाना वो बना लेते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए भी मटन पैक कराया, जिससे प्रियंका गांधी ने खाते हुए तारीफ की और कहा कि बहुत अच्छा बना है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि लालू जी, मीसा और मैंने बनाया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार दूसरे दिन भी G20 शिखर सम्मेलन के लिए पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। इसका समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे से 10:30 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।
फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई रास्तों पर यातायात प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। हालांकि लोगों को परेशानी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने का अनुरोध भी किया है। शनिवार को भी फुल ड्रेस में अभ्यास किया और इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में आए कार के काफिलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अन्य स्थानों तक पहुंचाया गया। पुलिस ने लोगों से हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से आने जाने संबंधी मार्गों संबंधी सुझावों का पता लगाने के लिए G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क पर यातायात संबंधी अद्यतन जानकारी पर नजर रखने को कहा। रविवार को महात्मा गांधी मार्ग, IP फ्लाईओवर, राजघाट चौक, शांतिवन चौक, सलीमगढ़ बाईपास, भैरव रोड, रिंग रोड, मधुरा रोड, सी हेक्सगोन, मानसिक रोड, गोल चक्कर और गोल मेथी गोल चक्कर, तीन मूर्ति, यशवंत प्लेस और टॉलस्टॉय मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक यूजर ने सवाल किया कि क्या रविवार को दोपहर 1 बजे के आसपास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। पुलिस ने कहा, दिल्ली यातायात पुलिस ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यातायात संबंधी ताजा जानकारी देने के लिए G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क उपलब्ध कराई है, जिस पर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, ISBT आदि से आने जाने के लिए मार्गों का सुझाव दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि रविवार को यात्री उत्तर दक्षिण गलियारे के लिए रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय कालेखा, नोएडा लिंक रोड, पुस्ता रोड, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड और मजनू का टीला मार्ग पर जा सकते हैं। पुलिस परामर्श में कहा गया कि यात्रियों को नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे तक यात्रा के लिए अपने निजी वाहनों, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकतर हिस्सों में सिटी बस सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन यातायात संबंधी ताजा स्थिति के आधार पर नई दिल्ली जिले में कुछ मार्गों पर यातायात को किसी अन्य मार्ग पर मोड़ा जा सकता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उन्हें हल्के बुखार के लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक सोनिया डॉक्टरों की निगरानी में है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। आज उनकी जांच चल रही है। कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उन्हें लंबे समय से फेफड़ों से संबंधित परेशानियां थी। इस वजह से शनिवार देर शाम को रूटीन जांच के लिए उन्हें अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के डॉक्टर की निगरानी में भर्ती किया गया। आज उनकी जांच चल रही है। कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। बता दें कि इससे पहले उनकी तबीयत कई बार बिगड़ चुकी है। मार्च में भी अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि एडमिट होने के अगले ही दिन वो स्वस्थ हो गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव के कारण सोनिया इस समय राजनीतिक बैठकों और मीटिंगों में काफी एक्टिव दिख रही हैं। कुछ ही दिनों पहले मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता भी दिखे। इससे पहले भी हुई विपक्षी गठबंधनों की बैठकों में उन्हें सम्मिलित होते हुए देखा गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को 75 शिक्षकों को शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। इस वर्ष 50 स्कूली उच्च शिक्षा के 13 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दिन पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का अवसर भी मिलेगा। चयनित शिक्षकों में सर्वाधिक गुजरात से 5 और उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र से 4-4 हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से 3-3 शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। बता दें, हर साल 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश में शिक्षकों के अनूठे योगदान का कीर्तिगान करना है और साथ ही ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी निष्ठा और समर्पण के जरिए न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार किया बल्कि अपने विद्यार्थियों के लिए जीवन को समृद्ध बनाया है। पुरस्कार में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक शामिल है। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन की डोज लेने, स्लॉट बुक करने और टीकाकरण केंद्र की जानकारी देने में कोविन पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के तर्ज पर यूविन पोर्टल लॉन्च किए जाने की तैयारी है। इसके माध्यम से सरकार देशवासियों को याद दिलाएगी कि माँ और बच्चों को कब टीका लगना है। इस पोर्टल का उपयोग गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए पंजीकरण, प्रसव संबंधी जानकारी, नवजात के जन्म का पंजीकरण और सभी टीकाकरण कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए आभा ID से जुड़ा टीकाकरण कार्ड भी तैयार किया जाएगा। लाभार्थियों को ट्रैक करने और टीकाकरण के लिए सभी राज्यों और जिलों के डाटाबेस तक पहुंच होगी। इसके माध्यम से लोग पास में चल रहे नियमित टीकाकरण की जानकारी लेने के साथ ही
अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। इससे जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यूविन कार्यक्रम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें, वर्तमान में कई तरह के टीकाकरण और उनकी डोज की निगरानी कठिन कार्य है। इसमें व्यक्तिगत ट्रैकिंग की अवस्था भी नहीं है। लाभार्थियों के बीच टीकाकरण के स्थान और तारीख को लेकर जागरूकता की भी कमी है। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर से टीकाकरण को दर्ज नहीं किया जा सकता। यूविन पोर्टल लॉन्च होने के बाद ये टीकाकरण सेवाओं के लिए सूचना का एकमात्र स्रोत बन गया। इस पर गर्भावस्था का विवरण, नवजात का पंजीकरण और जन्म के समय टीकाकरण को रिकॉर्ड किया जाएगा। टीकाकरण की वर्तमान स्थिति से लेकर लाभार्थी के नियमित टीकाकरण को लेकर इस पर लाइव अपडेट मौजूद होंगे। टीकाकरण के लिए व्यक्तिगत ट्रैकिंग, डोज रिमाइंडर, फॉलोअप आदि के लिए सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात का डिजिटल पंजीकरण होगा। कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की तरह ही सभी ई टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होंगी। वर्तमान में यूविन प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 2 जिलों में पायलट मोड में चल रहा था। इसे 11 जनवरी को देश भर के 65 जिलों में लॉन्च किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 28 अगस्त तक 6.8 मिलियन से अधिक लाभार्थियों से पंजीकृत किया गया है। 13 मिलियन से अधिक वैक्सीन डोज यूविन के माध्यम से रिकॉर्ड और ट्रैक की गई। 1 साल तक की उम्र के 33,58,777 शिशुओं और 1 से 5 साल की उम्र के 20,58,338 बच्चों को पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा 14,20,708 गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया गया है और 1,32,609 टीकाकरण के डोज को डिजिटल रूप से ट्रैक किया गया है। वहीं असम के छोटे से शहर सिलचर में कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आज चर्चा में है और वजह है इसके डायरेक्टर आर रविकन्नन, जिन्हें 2023 का रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया है। बड़े शहरों में कैंसर इलाज पर जहां 15 लाख रुपए तक खर्च होते हैं, वहीं CCHRC में 1 लाख रुपए में इलाज हो जाता है। ये सब डॉक्टर कन्नन की कोशिशों के चलते संभव हुआ है। इससे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रविकन्नन को एशिया का नोबेल कहे जाने वाला सम्मान दिया गया है। ये बदलाव कैसे संभव हुआ, डॉक्टर कन्नन ने पूरी कहानी डी कुमार को साझा की। डॉक्टर कन्नन ने बताया कि 21 साल पहले एक सेमिनार में हिस्सा लेने सिलचर आए थे। तब पता नहीं था कि कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। जब चेन्नई के अंडयार कैंसर इंस्टीट्यूट में था, तब भी यही सोच थी कि कैंसर के हर मरीज को इलाज मिलना चाहिए। 2007 में जब सिलचर में काम शुरू किया तो न अस्पताल के पास पैसा था और ना ही मरीजों के पास। हमने हर संभव जगह पर खर्च घटाया, जैसे जेनरिक दवाइयों का उपयोग, प्राइवेट वार्ड नहीं बनाना आदि, क्योंकि ये खर्च या तो मरीज के हिस्से आएगा या अस्पताल के। इलाज की गुणवत्ता से समझौता किए बगैर खर्च घटाए। बुनियादी ढांचे पर अपनी तरफ से रकम नहीं लगाई, क्योंकि इसके लिए कर्ज लेना होगा और इलाज खर्च बढ़ जाएगा। रेडिएशन मशीन की लागत ही 20 करोड़ रुपए है। CSR के सहयोग से ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ डॉक्टर्स व स्टाफ का वेतन भी ज्यादा नहीं है। इलाज के दौरान ध्यान रखते हैं कि देखभाल के मानक के अनुसार जरूरी दवाइयां नियमित रूप से दी जाए। कीमती दवाइयों का इस्तेमाल वही करते हैं जहां बहुत जरूरी हो। शुरुआत में अकेले सर्जरी करता था, पर अब 20 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की टीम समेत 450 लोग दिन रात सेवा में जुटे हैं। पहले साल भर में 1200 मरीज आते थे, अब 5000 से ज्यादा आते हैं। करीब 30,000 मरीज दोबारा चेकअप के लिए पहुंचते हैं। कोलकाता, चेन्नई और बांग्लादेश से भी यहाँ मरीज आते हैं। यहाँ पर बड़ी से बड़ी माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी तक पर खर्च 20,000 रुपए है। हमने गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, खाना, ठहरने के साथ केयर टेकर्स के लिए रोजगार और होम केयर कार्यक्रम शुरू किया। कई मरीज लंबी दूरी की यात्रा करने से मुश्किल और खर्च के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते, ताकि वो इस राशि में मरीज की देखभाल कर सके। मुझे लगता है कि कैंसर के मरीजों को घर से 1 घंटे की दूरी पर इलाज मिलना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। रविवार को इसका आगाज भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट क्षेत्र से होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भगवान कामतानाथ के दर्शन के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। नड्डा पहुंच चुके हैं खजुराहो एयरपोर्ट पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और MP बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने उनका स्वागत किया। नड्डा का 2.5 महीने में ये मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 27 जून को कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए भोपाल आए थे। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चित्रकूट विधानसभा यानी सतना जिला से यात्रा शुरू करानी थी, लेकिन वो अब 5 सितंबर को मंडला से महाकौशल क्षेत्र और श्योपुर से ग्वालियर चंबल क्षेत्र की यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी पहली बार मध्य प्रदेश में एक साथ 5 यात्राएं निकालने जा रही है। पहले चरण की यात्रा सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मंझगांव गांव के पास मिचकुराना गांव से शुरू होगी। 17-18 दिन में ये यात्राएं 10,543 किलोमीटर की दूरी पर करेंगी। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यक्रत महाकुंभ के साथ
इन यात्राओं का समापन होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल आ सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि पांचों यात्राएं 10,543 किलोमीटर चलकर कुल 210 विधानसभाएं कवर करेंगी। भोपाल और आसपास की विधानसभाएं समापन पर कवर की जाएंगी। इन यात्राओं को 998 स्थानों पर स्वागत के लिए होगा। इस दौरान कुल 678 जनसभाएं होंगी। इनमें 211 बड़ी सभाएं होंगी। यात्राओं में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे। वहीं हरियाणा के भिवानी में आज आम आदमी पार्टी के नए सर्कल इंचार्ज शपथ लेंगे। इसके लिए नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व प्रदेश के संयुक्त सह सचिव पवन हिंदुस्तानी ने रैली स्थल का दौरा कर बताया कि समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर ली हैं। कार्यक्रम स्थल पर 5 से 6 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं और समारोह प्रदेश के 1400 से अधिक सर्कल इंचार्ज के साथ शपथ लेंगे। इनके अलावा राज्य कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी सहित कुल 4000 पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ये 4000 पदाधिकारी आने वाले समय में प्रदेश में 1 लाख कार्यकर्ताओं की टीम पर विधानसभा स्तर पर वार्ड वाइज तैयार करेंगे, जो 2024 के चुनाव में पार्टी को जितवाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 3 दिन के छोटे से नोटिस पर पार्टी ने भिवानी में इस कार्यक्रम को बनाया है। इसके लिए समारोह स्थल के मुख्य मंच सहित विभिन्न तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश में आम आदमी पार्टी का ही जलवा है कि हरियाणा प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं व विकास के मुद्दे पर विभिन्न पार्टियां आज बात करती हैं। ये आम आदमी पार्टी की ही देन है। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष दलजीत तालू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साह है। इसके लिए पीने के पानी, स्टेज व आए हुए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं कर दी। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।